डियर ऑल स्टूडेंट और डियर ऑल फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपके साथ राहुल सर और हम जो है चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश के समग्र अध्ययन पर। और मध्य प्रदेश के समग्र अध्ययन के साथ साथ में जो है हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति विषय वर्गवार पर हम चर्चा कर रहे थे। चूँकि मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति विशेष वर्ग पाई जाती है बहुल्ययात के तादाद पर और जो है क्षेत्र वाइज पर। तो पुनः हम जो है परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जनजाति, तो मध्य प्रदेश में जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों पर चर्चा कर रहे थे, तो उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर आपके सामने हम जो है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मैप हम शो ऑफ करेंगे। ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मैप है जिससे आपको जो है यहाँ की जो जनजातियाँ स्पष्ट रूप में समझ में आएंगी। तो हम नेक्स्ट जनजाति पर चर्चा कर रहे थे। चूँकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक जो है जनसंख्या के आधार पर जनजातियों का निवास स्थल होता है। तो मध्य प्रदेश में हम नेक्स्ट जनजाति देख रहे थे सहारिया जनजाति। तो ये सहारिया जनजाति क्या होती है, इसका उद्गम कैसे हुआ, अब मध्य प्रदेश में यह अधिकांश किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश का ये जो मध्य भारत का जो पठार है, ये वाला मध्य भारत, तो मध्य भारत का पठार और इसका जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश के अधिकांश जो है मध्य भारत के क्षेत्र से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तक के यहाँ पर आपको सहारिया जनजाति का निवास क्षेत्र देखने को मिलेगा। कहाँ पर, यानी मध्य भारत के क्षेत्र से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तक के सहारिया जनजाति जो है अधिकांश देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश की यह जो सहारिया जनजाति है यह पिछड़ी जनजाति है। कैसी जनजाति है दोस्तों, यह पिछड़ी जनजाति है। और पिछड़ी जनजाति होने के साथ साथ जो है यह मध्य प्रदेश के अधिकांश जो है पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करती है। जिसके साथ साथ यह मध्य प्रदेश के गुना, ठीक है, गुना शिवपुर, यहाँ पर जो है अधिकांश जो है गुना हो गया, गुना शिवपुरी मुरैना, इस इलाकों से होते हुए यह राजगढ़ जैसे क्षेत्रों में जो है जिलों में यह जो है जनसंख्या के आधार पर सहारिया जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि सहारिया जनजाति का मूल निवास शाहाबाद का जंगल है, यानी कि यह मध्य प्रदेश के मध्य भारत उत्तर से लेकर पश्चिमी जो है राजस्थान तक जो है इस जनजाति का विस्तार देखने को मिलता है। और यह गुना तक के विस्तृत है, राजस्थान गुना तक के जो है आपको यह देखने को मिलेगा। पहली चीज की जो सहारिया जनजाति है, यह जनजाति एक ऐसी पिछड़ी जनजाति है जो कि बहुत ही बोलना चाहिए कि रूरल क्षेत्रों में पाई जाती है। अब मध्य प्रदेश में यह जनजाति काम करना एक तो पसंद नहीं करती, दूसरी चीज की यह जनजाति शराब पेय पदार्थों का अधिकांश सेवन करती है। काम करना इसको पसंद नहीं, एक प्रकार से बोल सकते कि आलसी जनजाति है, शराब का अत्यधिक सेवन करती है। और इसके बसाहट का मतलब क्या होता है, बसाहट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वो रहना पसंद करती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सराहना, उसको कहा जाता है सराहना। यानी कि यह जनजाति सहारिया जनजाति जहाँ पर निवास करती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उस क्षेत्र को पर्टिकुलर सराहना के नाम से संबोधित किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि सराहना जनजाति का जो मुखिया होता है, इसका जो मुखिया होता है, मुखिया जैसे गांव में प्रधान होता है, ठीक उसी प्रकार से इसका मुखिया होता है, उसे जो है पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर दोस्तों, पटेल कहा जाता है। ठीक, सहारिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। आम बोल चाल में अगर बात की जाए तो मुखिया मीन्स पटेल। और इस जनजाति की यदि बात करें तो यह जनजाति जो है जंगलों में अधिकांश निवास करती है। यानी कि मध्य प्रदेश का जो है मध्य भारत से अगर पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र तक यदि देखा जाए तो जंगलों का काफ़ी जमावड़ा देखने को मिलता है। तो यह जनजाति क्या होता है कि जड़ी बूटी जो होती है, जो जंगलों से जो औषधियाँ या जड़ी बूटियों का जो हम प्राप्त करते हैं, तो वो जड़ी बूटियों में काफ़ी सिद्धि साबित करती है ये जनजाति। यानी कि जड़ी बूटियों पर ज़्यादातर
यह कार्य करती है और यह अधिकांश जड़ी बूटियों के माध्यम से जो है विभिन्न बीमारियों का उपचार करने में क्या करती है कि सिद्धि हासिल है। यानी कि एक प्रकार से बोलना चाहिए कि यह जड़ी बूटी का भी निवास करती है। और जड़ी बूटियों के साथ साथ जो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटी, ठीक है, जड़ी बूटियां जो कि बाजारों में क्या करती है, बाजारों में, हाट बाजारों में क्या करती है, उसका विक्रय करती है, ठीक है ना। साथ ही साथ यह जनजाति, अगर बात हम आगे करें तो इस जनजाति में जो है ऋणग्रस्तता, ऋणग्रस्तता का मतलब होता है कि ये बंधुआ मजदूरी करना पसंद करती है, यानी बंधुआ मजदूरी के रूप में यह कार्य करती है और यह बंधुआ मजदूरी के रूप में जो है मजदूरी प्राप्त करती है। उसके बाद में यह कोलरियन परिवार की जनजाति है, यानी कि यह जो है कोलरियन परिवार से संबंधित रखती है और यह बहुत ही पिछड़ी जनजाति है, कोलरियन संबंधित होता है। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जाति इसको घोषित किया गया है और बहुत ही आलसी जाति है। आलसी प्रवृत्ति बताया कि मैंने यह काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और पेय पदार्थ के रूप में शराब का सेवन करती है। उसके बाद में इस जनजाति के जो प्रमुख नृत्य है, यदि नृत्य की यदि हम बात करें तो इसका जो है दुल घोड़ी, नाम सुने हैं आपने, दुल घोड़ी इसका प्रमुख नृत्य है। और लहंगी, ये जो है दो नृत्य इसके आते हैं, दुल घोड़ी एक और एक दूसरा तो होता है लहंगी, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं तो यह जनजाति क्या होती है कि पितृसत्तात्मक होती है, यानी कि यह जो है पितृसत्तात्मक होती है। पितृसत्तात्मक कैसी जनजाति है, ये पितृसत्तात्मक जनजाति है, यानी कि यह पूर्वजों के द्वारा जो दिए गए जो कार्य हैं उसके आधार पर ये अपने जो है विभिन्न धार्मिक त्यौहार वगैरह जो है कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करती है। उसके बाद में इनके जो त्यौहार होते हैं, राम नवमी वगैरह जो है, इसके त्यौहार कौन कौन से हैं, तो त्योहारों की यदि बात करें तो इसके त्यौहार होते हैं रामनवमी, ठीक है ना। विवाह होते हैं, जानकी विवाह होते हैं, विवाह में इनका जानकी विवाह बहुत ही प्रसिद्ध है, जानकी विवाह होता है इनमें, ठीक है ना। भील, फाग, रसिया, पांडव और बहुत सारे जो है इनका जो है ये आयोजन करते हैं, ठीक है ना। फाग गायन का भी ये अधिकांश जो है भील फाग गायन का भी ये क्या करते हैं, ये उत्सव का आयोजन करते हैं। तो यह जनजाति अधिकांश किस जिले में पाई जाती है, तो याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रायसेन अधिकांशतः ये पाई जाती है। यानी कि भिंड, मुरैना, गुना, श्योपुर, रायसेन, राजगढ़, रायसेन में भी इसका जो है क्षेत्र देखने को मिलता है और गुना वाले क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह मध्य प्रदेश के अधिकांशतः इस क्षेत्र में पाई जाने वाली सहरिया जनजाति है। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट जनजाति पर हम, इसको आपने नोट डाउन भी, ला इधर पकड़ के उसको ला, तो इधर देता हूँ, दरवाजा लगाओ था।
अब आएगा चिल्लाने, निकल। फिर आया तो आए। वर्ती झीलों में, ठीक है ना। क्या करते हैं, अरे भाई तू चले जा, इसको बांध के रखना। चल, क्या देखने आ रहा है तू इधर, पड़ेगी अब। ही किया इधर तो। मारूंगा, आएगा तो। तो यह मध्य प्रदेश के दक्षिण तीरवर्ती वाले जिलों में मिलते हैं, यानी कि पूर्वी निमाड़ वाला इलाका देख ले तो होशंगाबाद से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, पूर्वी निमाड़, हरदा वगैरह जिलों में, हरदा, होशंगाबाद और खंडवा वगैरह क्षेत्रों में इस जनजाति का देखने को मिलता है विस्तार। उसके बाद में अगर बात करें कि यह जनजाति जो है किस परिवार की है, तो कोलेरियन परिवार से यह भी संबंधित करती है, कोलेरियन। तो कोलेरियन परिवार से इसका भी संबंध है, ठीक है ना। और पडियार और भूमिका इनके अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं। दो व्यक्ति होते हैं, एक तो होता है पडियार, पडियार और भूमिका, यह सम्मानित व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति वर्ग होते हैं पडियार और भूमिका, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। कोरकुओं का जो सामाजिक संगठन होता है वो हिंदू धर्म के समान ही होता है। उसके बाद भी हम अगर बात करें तो इनमें भी विवाह प्रचलन में है। अब ये विवाह कौन कौन से हैं, जैसे कि आगामी हमने नेक्स्ट जनजाति पर देखे थे, तो इसमें भी जो है इमझना विवाह होता है, इमझना विवाह एक होता है। दूसरा तो बात होता है कि चिचोड़ा विवाह होता है, चिथोड़ा विवाह। चिथोड़ा विवाह के बाद में जो है राजी बाजी विवाह भी होता है, राजी बाजी विवाह के साथ साथ में जो है इनका जो है विधवा विवाह भी प्रचलन में है, विधवा विवाह के साथ में मित्रों इसका हट विवाह भी होता है, हट विवाह इस जनजाति के द्वारा। और तलाक विवाह, अंतर विवाह भी होता है, तलाक विवाह भी इस जनजाति वर्ग के द्वारा किया जाता है। हट विवाह भी होने के साथ साथ तलाक विवाह के साथ में जो है इनका और एक अंतर विवाह भी होता है, ठीक है। तो यह जनजाति वर्ग के द्वारा अगर कभी विवाह का पूछे तो इमझना विवाह बहुत ही प्रसिद्ध है कोरकू जनजाति में। चिचोड़ा, राजी बाजी और विधवा विवाह, हट विवाह, तलाक विवाह, अंतर विवाह भी इस जनजाति वर्ग के द्वारा होता है। उसके बाद में इनका जो है नृत्य क्या होता है, तो यह जनजाति के नृत्य होते हैं जैसे कि खम्ब स्वांग। खम्ब जो स्वांग है वो इसी जनजाति वर्ग के द्वारा अधिकांश देखने को मिलता है। नृत्य प्रधान नाटक भी होते हैं इस जनजाति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह जनजाति सेवन क्या करती है, यानी कि इनका भोजन की यदि बात करें तो यह जनजाति अधिकांश क्या करती है कि कोदो और कुटकी,
कोदो कुटकी का अधिकांश क्या करती है, मोटे अनाजों का सेवन करने वाली जनजाति है। मोटे अनाज यानी कि यह जनजाति वर्ग जो है, कोरकू जनजाति कोदो कुटकी और मोटे अनाज का अधिकांश क्या करती है, सेवन करती है। ठीक है ना। अब आगे हम बात करें तो यह जनजाति की जो है 4 उपजातियां है, पठारिया, रूमा, दुलारिया और बोवई। इसकी भी प्रमुख जो है उपजाति है पठारिया, रुमानिया, दुवई, है ना। पठारिया, रुमानिया और दुवई जो है यह जनजाति की प्रमुख क्या होती है, उपजातियां होती है। ठीक है ना। रूमा, रुमानिया और ये प्रमुख क्या है, इसकी उपजाति है, उपजाति। ठीक है ना। उपजाति होती है, रुमानिया होती है, पठारिया होते हैं, दुवई होती है। ठीक। उसके बाद में कोरकू भी जो है महादेव की पूजा करते हैं। इनके जो भगवान होते हैं वही भगवान होते हैं सूर्य चंद्र और शिव भगवान, जिसको महादेव भी बोल सकते हैं। तो यह भगवान इनकी जो है इनका स्तुति गान करते हैं। कौन सी जनजाति, कोरकू जनजाति। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बात करें तो यह ग्राम्य देवताओं को जो है डोंगर देवता या मुर्दा देव, ठीक ना, इसको भी इनके और देवता होते हैं, ग्राम के जो देवता होते हैं, ग्राम देवता। तो ग्राम देवता में इनके जो है डोंगर देव होते हैं, डोंगर देव, मुर्दा देव, डोंगर देव। ये जो है कोरकू जनजाति के प्रमुख ग्राम में जो देवता होते हैं, मेघनाथ की भी पूजा करते हैं यह, है ना। मेघनाथ की भी यह जनजाति क्या करती है, पूजा करती है। तो यह जनजाति के प्रमुख देवता है ग्राम देवता, जिनको डोंगर देव या मुर्दा देव के नाम से भी जाना जाता है। और यह शासकीय योजनाओं में अत्यधिक रुचि लेकर उनका सर्वाधिक उपयोग करने में ही कोरकू का स्थान है। यह भी जो कृषि करती है, तो कृषि करने के लिए स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि बोल सकते हैं, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि का ये सर्वाधिक क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो याद रखिए, इनके विवाह याद रखिए, सर्वाधिक बार पूछा गया है। नृत्य इसका सर्वाधिक बार पूछता है। ठीक है ना। कोरकू जनजाति, इनके भोजन जो है कोदो कुटकी, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज होता है। भगवान इनके सूर्य चंद्र शिव महादेव होते हैं। ग्राम्य देवता होते हैं डोंगर देवता, मुर्दा देवता, मेघनाथ। डोंगर देवता का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, डोंगर देवता होता है। मुर्दा देव का ऐसा मतलब नहीं कि कोई मुर्दा व्यक्ति बैठा है उसकी कोई पूजा करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेघनाथ का मतलब होता है कि आकाश की पूजा करते हैं, आकाश मतलब बादलों की पूजा करते हैं। ठीक। आगे हम जनजाति वर्ग पर चर्चा करते हैं, इतनी चीज़ों को आप नोट स्पष्ट करते रहिएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध जनजाति मध्य प्रदेश की अगारिया जनजाति। यह सवाल पीएससी में भी पूछा गया था, अगारिया जनजाति। नेक्स्ट जनजाति मध्य प्रदेश की अगारिया जनजाति। कौन सी जनजाति, अगारिया, नाम सुने हैं, अगारिया जनजाति मध्य प्रदेश की नेक्स्ट जनजाति है अगारिया जनजाति। नाम सुना है। गोंडों की एक प्रमुख शाखा है, यह गोंडों की प्रमुख शाखा बोल सकते हैं इनको, यानी गोंड जनजाति की एक प्रमुख शाखा है, शाखा जो कि अगारिया है। और इनका व्यवसाय क्या होता है कि यह लोहे को गलाकर क्या करते हैं, उसको जो है औजार बनाते हैं, उसको शेप देने का कार्य करते हैं, औजार का निर्माण करते हैं। लोहे को गलाकर औजार का निर्माण करना यह जनजाति का एक पारंपरिक व्यवसाय है, और उसको जो है एक अच्छे रूप में आकार देते हैं, इसलिए इन जनजाति को अगारिया नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है ना। और इसलिए यह अगारिया कहलाते हैं। यह क्या करते हैं कि इनका जो भोजन जो है, भोजन की यदि बात करें तो उड़द की दाल, उड़द नाम सुने हैं, उड़द दाल जो है ये बहुत ज़्यादातर पसंद करते हैं अगारिया जनजाति। ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो अगारिया जनजाति जो है यह उड़द दाल को बहुत ही शुभ संकेत मानते हैं। और अगारिया जनजाति के प्रमुख जो देवता होते हैं, देवता अधिकांश बार पूछा गया एग्जाम में कि अगारिया जनजाति के देवता होते लोहासुर। यह क्या करते हैं कि लोहासुर की पूजा करते हैं, या तो ददकती हुई भट्टी बोल सकते हैं, ददकती हुई भट्टी। ठीक है ना। यानी कि यह जो है आग की ददकती हुई भट्टी लोहासुर के रूप में जो देवता होते हैं उनकी यह क्या करते
पूजा करते हैं। इनका प्रमुख जो देवता है वो लोवासुर है। अगर ये लोग अपने देवी देवता या इनको जो है अपनी देवी देवता को खुश करने के लिए क्या करते हैं कि काली मुर्गी का भेंट चढ़ाते हैं। ठीक है ना, आपने काली मुर्गी खाए होंगे अधिकांशतः। ठीक है, काली होती है, सफ़ेद भी होती है, लाल भी होती है। मुख्यतः मुर्गियों के या मुर्गों के प्रकार होते हैं, उनके रंग भी होते हैं। तो सामान्यतः क्या होते हैं कि अगारिया जनजाति का प्रमुख देवता होता है लोहासुर, जो कि ददकती हुई भट्टी जहाँ पर वो लोहे को एक गलाने का कार्य करते हैं, उसको जो है एक शेप देने का कार्य करते हैं। उनका प्रमुख देवता होता है लोहासुर, और अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए वह काली मुर्गी का भेंट चढ़ाते हैं, या बोलना चाहिए कि पशु हत्या करते हैं। ठीक है ना, पशु हत्या या काली मुर्गी की यह भेंट चढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इनका जो प्रमुख प्रिय भोजन है उड़द दाल के साथ में सुअर का मांस। सुअर मांस नाम सुने हैं, सुअर, जंगली सुअर का यह प्रमुख रूप से यह क्या करते हैं भोजन के रूप में, यह प्रिय भोजन होता है इनका, जंगली सुअर का मांस या सुअर का मांस भी बोल सकते हैं। उसके बाद में यह जनजाति सामान्यतः क्या होता है कि यह पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांशतः देखने को मिलती है, अगारिया जनजाति, जो कि पश्चिमी और दक्षिणवर्ती क्षेत्र में आपको गोंड का ये एक प्रमुख शाखा है, अगारिया जनजाति। ठीक है, तो ये याद रखना है डियर दोस्तों कि लोहे को गलाकर यह औजार का निर्माण करती है, इसलिए इसका नाम अगारिया पड़ा। इनका प्रमुख भोजन क्या, उड़द दाल, सुअर का मांस। देवता इनका अधिकांश बार पीएससी में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, अगारिया देवता, तो ये पीएससी में पूछा गया है। तो यह होता है लोहासुर, इनका प्रमुख देवता होता है। काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते या पशु हत्या का शिकार करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट जनजाति पर चर्चा करते हैं, पारधी जनजाति। नाम सुने हो, बालाघाट में अधिकांश तो पारधी जनजाति होती है। ठीक है ना, पारधी का मतलब ये नहीं होता कि पवार जनजाति, पवार जनजाति का ही एक समरूप बोल सकते हो। नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं मध्य प्रदेश में हम, पारधी। अब ये पारधी जनजाति होता क्या है, ठीक है ना, तो पारधी जो है मध्य प्रदेश के अधिकांश जो है पारदू शब्द से इसका नामकरण हुआ है, यानी कि यह आखेट, ठीक है ना, आखेट और पारदू से इसका जो है जन्म माना जाता है यह जनजाति का। तो ये मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, तो ये भी हम चर्चा कर लेते हैं इस मैप के माध्यम से। तो मैप आपको दिख रहा है स्पष्ट। तो ये मध्य प्रदेश में अधिकांश क्या होता है कि भोपाल वाला जो इलाका होता है, भोपाल हो गया, होशंगाबाद हो गया, ठीक है ना, भोपाल जिला हो गया, होशंगाबाद हो गया, रायसेन हो गया, गुना हो गया, सीहोर हो गया, है ना। तो गुना, रायसेन, गुना, भोपाल, यहाँ पर अधिकांशतः ये जो है पारधी जनजाति देखने को मिलेगी। और यह एक प्रकार से जो है बहेलिया श्रेणी की एक जनजाति है। बहेलिया श्रेणी की प्रमुख एक जनजाति है पारधी जनजाति, और यह 8 उपशाखा में बंटी है, यानी कि 8 उपशाखा में बंटी है। 8 उपशाखाओं में बंटी है। कौन सी जनजाति, तो पारधी जनजाति। ठीक है ना। एक कारगर है जो काले रंग के पक्षियों का शिकार करती है। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना। तो ये काले रंग के पक्षियों का अधिकांश क्या करती है, शिकार करती। कौन सी जनजाति, काले रंग के शिकार करती, तो पारधी जनजाति। आखेट का मतलब क्या होता है कि शिकार करती है, तो इसलिए इसको जो है पारधी नाम पड़ा था। उसके बाद में इनका धार्मिक विश्वास महादेव और वनों की ओर जो है जाल पकड़ने की कला सिखाकर बंदूक से पशुओं के शिकार से पाप को बचा लिया है। इनका धार्मिक विश्वास महादेव पर होता है। सभी पारधी देवी के आराधक होते हैं और गौत्र राजपूत से मिलते हैं, जैसे कि सीधिया, सोलंकी, चौहान, राठी। इनके जो गोत्र होते हैं, गोत्र का मतलब क्या होता है, इनके जो है राठी परिवार है ना, चौहान परिवार हो गया, राठी हो गया, सोलंकी हो गया, सिंधिया हो गया, सोलंकी, ये इस जनजाति के प्रमुख क्या होते हैं, एक गोत्र बोलना चाहिए उनको। या देवी देवताओं के बहुत ही आराधक माने जाते हैं पारधी जनजाति। ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश के सीहोर, रायसेन, भोपाल जैसे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। सीहोर, रायसेन है ना, सीहोर, रायसेन आपको इस जिलों में देखने को मिलेगा। ठीक। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं पारधी के बाद में हम, ठीक है ना, नेक्स्ट जनजाति मध्य प्रदेश की पनिका जनजाति के बारे में हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की नेक्स्ट जनजाति है पनिका। पनिका का मतलब क्या होता है, पनिका या परिका जनजाति मध्य प्रदेश में अधिकांश सीधी और शहडोल में पाई जाती है। सीधी, शहडोल,
सीधी और शहडोल जिलों में जो है पनिका जनजाति देखने को सर्वाधिक मिलती है। और यह जनजाति जो है मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश से प्रारंभ होती है तो छत्तीसगढ़ के इलाकों तक के इसका विस्तार दिखता है अधिकांश, ठीक है ना। और यह जनजाति जो है कबीरपंथी पर आधारित होती है, कबीरपंथी पर आधारित होती है, याद रखिएगा पनिका जनजाति, ठीक। उसके बाद हम यह बात करें तो यह भी द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है, यानी कि द्रविड़ मूल की जनजाति है। द्रविड़ मूल से उत्पन्न हुई है। कौन सी जनजाति? तो पनिका जनजाति। किस जनजाति से उत्पन्न हुई? तो द्रविड़ मूल से संबंधित है। उसके बाद पनिका जनजाति जो है कबीरपंथी पर अधिकांश विश्वास करती है, ठीक है ना। और ये मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन नहीं करती है, निर्गुण विचारधारा के उपासक लोग रहते हैं, ठीक है ना। और यह भी जो है पनिका जनजाति की एक पंचायत होती है जो कि विवादों को निपटारण करती है, ठीक है ना। इनके भी जो देवता होते हैं, देवता की यदि बात करें पनिका तो सूर्य चंद्र वगैरह जो भगवान है, या विष्णु हो गए, हनुमान हो गए, दुलादेव हो गए, बूढ़ी माता हो गया, मरही माता हो गया, हुलकी बाई हो गया, इनकी पूजा करते हैं। हनुमान वगैरह की भी पूजा करते हैं। हनुमान, दुलादेव, है ना, दुलादेव, ये इनकी अधिकांश पूजा करते हैं। तो ये पनिका जनजाति हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जनजाति मध्य प्रदेश की उमराव जनजाति, ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं उमराव जनजाति। ये क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। यह भी मध्य प्रदेश में अधिकांश क्या होती है कि ये भी द्रविड़ से इसका उत्पन्न होता है, द्रविड़ मूल की जनजाति है। ये भी सीधी शहडोल, अनूपपुर और सिंगरौली, यानी मध्य प्रदेश के जो है पूर्वी जिलों में अधिकांश सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, सीधी में इसका क्या होता है विस्तार देखने को मिलता है। कौन सी जनजाति का? तो उमराव। और यह जो है यह जनजाति अधिकांश क्या है भारत के दक्षिण भारत से इनका प्रवेश माना जाता है। प्रवेश कहाँ से माना जाता है? तो यह उमराव जनजाति का जो प्रवेश माना जाता है भारत के दक्षिणतम वर्ती क्षेत्रों से इनका प्रवेश माना जाता है। और इनका मुख्य कार्य क्या है? कार्य में यदि देखा जाए तो यह जनजाति का कार्य है खेती करना, यानी कि कृषि इनका प्रमुख जो है कार्य होता है। और इनके एक मुखिया होता है जिसको महतो कहते हैं, तथा पुरोहित होता है मुखिया। इनको जो मुखिया होता है, मुखिया, इसको महतो के नाम से जानते हैं। महतो, मुखिया को क्या कहते हैं उमराव जनजाति में? तो महतो कहते हैं, ठीक है ना। और पुरोहित होता है जिनको एक बैगा बोलते हैं। इनका एक परहा राजा होता है ना, इनका एक परहा भी राजा होता है, परहा राजा होता है जो क्या करता है? परहा राजा झगड़ों का निपटारण करता है। झगड़ों का निपटारण करने के लिए एक परहा राजा होता है, इनका पंचायत में होती है, ठीक है ना। उसके बाद में यह ईसाई धर्म को स्वीकारने के लिए काफ़ी विचारधारा के होते हैं, ठीक है ना। और यह जनजाति युवा ग्रह में धूमकोरिया कहलाते हैं। इनके जो युवा ग्रह होते हैं, युवा लोग जो होते हैं, युवा ग्रह, तो यह क्या कहलाते हैं? ये भी सवाल अगर पूछा जाए तो धूमकोरिया के नाम से कहलाते हैं। धूमकोरिया के नाम से संबोधित करते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो इनके नृत्य होते हैं। इनके नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है, सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा अपनाया जाता है? तो उमराव जनजाति के। सरहुल, कर्मा नृत्य भी होता है। सरहुल और कर्मा नृत्य जो है उमराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ जो है इनका गुड़िया डंडा भी होता है। घुड़िया और डंडा, ये इस जनजाति का प्रमुख क्या होते हैं? नृत्य समारोह होते हैं। याद रखिएगा कि यह द्रविड़ मूल की जनजाति उमराव सीधी, शहडोल, अनूपपुर और सिंगरौली के क्षेत्र में अधिकांश पूर्वी में इसका विस्तार होता है। दक्षिण भारत से इनका प्रवेश माना जाता है। कार्य इनका मुख्य कृषि करना होता है। मुखिया को महतो कहते हैं। परहा राजा क्या करता है कि इनकी पंचायत में एक परहा राजा होता है जो झगड़ों का निपटारण करता है। इनका युवा ग्रह होता है जिनको धूमकोरिया के नाम से जानते हैं। नृत्य इनके जो प्रमुख होते हैं सरहुल नृत्य, कर्मा और गुड़िया डंडा इनका प्रमुख नृत्य होता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं तो इनके प्रमुख पर्व भी होते हैं। कर्मा पूजा, कुल देव पूजा भी होते हैं, त्यौहार होते हैं। त्यौहार की यदि बात करें तो कर्मा पूजा भी होता है ना। कर्मा पूजा भी इनमें अपनाई जाती है। कर्मा पूजा के साथ में यहाँ पर कुल देव पूजा भी होती है, सरना पूजा होती है, कुल देव पूजा होती है। ये इनकी प्रमुख पूजा
करने वाले जो है त्योहार होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं तो इनकी बोली कौन सी होती है। उमराव की बोली होती है कुरुख। कुरुख इनकी प्रमुख जो है कुरुख बोली होती है। कौन सी जनजाति की कुरुख बोली होती है, तो याद रखिएगा उमराव जनजाति की प्रमुख बोली है कुरुख। विवाह पद्धति इनकी क्या है, तो इनकी विवाह पद्धति है वही बुंदे विवाह यानी वधु मूल्य का प्रचलन है विवाह में अगर देखें, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं कि इनका विवाह क्या होता है, ठीक है। विवाह की बात करते हैं। विवाह कौन सी जनजाति का, तो उमराव जनजाति में जो विवाह होता है इनमें होता है बुंदे विवाह। कौन सा विवाह, बुंदे विवाह। बुंदे विवाह को आप एक प्रकार से वधु मूल्य बोल सकते हैं, ठीक है ना। बुंदे विवाह भी प्रचलन में होता है, ठीक। विवाह की बात करें तो इस उमराव जनजाति के प्रमुख विवाह थे बुंदे विवाह होता है। वधु मूल्य न चुकाने पर जो है इनका विवाह होता है बुंदे विवाह। एक बंधवा विवाह होता है। बंधवा का मतलब होता है कि बंधवा यानी कि बंदी बनाकर जो विवाह किया जाता है, यानी राजी मर्जी यानी राजी बाजी के साथ में जो है ना, जोर जबरदस्ती करके जो है या बंधवा करके या बांध कर रख कर जो है जो मनवाया जाता है उसको बोलते हैं राजी मर्जी विवाह। एक ढूकू विवाह होता है। ढूकू का मतलब क्या होता है, ढूक दिए तो क्या विवाह हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दरअसल आप गलत समझ रहे हैं। ढूका का मतलब होता है कि लड़की अगर मान लो कि अगर 4 मेहमान बैठे हुए हैं और लड़की जो है उसको जो है बोलना चाहिए कि एक प्रकार से जो है स्वल्प आहार या चाय नाश्ता दे रही है, तो उसको ढूक लिया तो एकदम भैया विवाह हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ढूकू विवाह का मतलब होता है कि लड़की के द्वारा स्वयंवर को चुना जाता है, यानी कि यहाँ पर स्वयंवर को चुनने का जो मौका मिलता है वो स्वयं लड़की को मिलता है। तो यह जो है उमराव जनजाति में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ से बहुत बार सवाल आ गया, अगर आपको पूछे कि ढूकू विवाह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ढूकू विवाह जो है उमराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये याद रखना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से जनजाति विशेष वर्ग से उमराव जनजाति के द्वारा। उसके बाद में हम नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं, खैरवार जनजाति पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कौन सी जनजाति पर चर्चा करेंगे हम, खैरवार जनजाति का मतलब क्या होता है। खैरवार जनजाति जो खैर वृक्ष से कत्था का उत्पादन करता हूँ। खैर वृक्ष से कत्था का उत्पादन करने वाली जनजाति खैरवार जनजाति कहलाती है। और आपको पता है कि खैर वृक्ष से कत्था बनाने का जो कारखाना है सरकारी, वो उमरिया में है। तो यह जनजाति उमरिया जिले में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। कौन सी जनजाति, खैरवार जनजाति उमरिया में आपको देखने को मिलेगी। शहडोल में, अनूपपुर और शहडोल, यहाँ पर अधिकांश जो है यह जनजाति उमरिया शहडोल में देखने को मिलेगी। तो खैर वृक्ष से कत्था बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है, तो याद रखना है आपको उमरिया में ही है। तो खैरवार जनजाति कहाँ पर होती है ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जनजाति होती है कोरवा जनजाति भी होती है। एक मध्य प्रदेश में कोरवा जनजाति होती है, जो कि एक प्रकार से बोलना चाहिए कि इनकी पंचायत को मयारी के नाम से जानते हैं। मयारी के नाम से जानते हैं कोरवा जनजाति। नेक्स्ट होती है बंजारा, बहुत ही सुप्रसिद्ध जनजाति है बंजारा, नाम सुने होंगे, कई मूवी में आपने देखे होंगे बंजारा जनजाति। तो यह भारत की एक प्रकार से बोलना चाहिए कि यायावर जनजाति है। यह भारत की एक प्रकार से यायावर जनजाति है जो पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या करती है, अधिकांश बंजारा जनजाति निवास करती है। और यह संसार की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। संसार की सबसे बोलना चाहिए कि कौन सी लोकप्रिय जनजाति है, तो बंजारा जनजाति है। इतिहास में आपको इसका जो है वर्णन मिलने को मिलेगा, वर्णन देखने को मिलता है कि भाई बंजारा जनजाति के द्वारा जो है कंघी का आविष्कार किया गया। ये ऐसा जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के समय में ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो कंगा और कंघी का जो आविष्कार जो है, कंघी है ना, कंगा या कंघी बोले आप, कंघी का जो आविष्कार है ये किस जनजाति के द्वारा किया गया है, तो बंजारा जनजाति के द्वारा ही कंघी और कंगा का आविष्कार देखने को मिलता है। और यह पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश देखने को मिलेगा। बहुत ही यह संसार की सबसे लोकप्रिय और श्रृंगार प्रिय जनजाति है। श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा कि श्रृंगार प्रिय जनजाति एकमात्र है आपकी बंजारा जनजाति। इनकी महिलाओं को आपने देखा होगा, यहाँ इस जनजाति के युवक युवतियों को देखा होगा, अधिकांश युवतियाँ लोग या महिलाएं लोग क्या करती हैं कि बहुत ही रंग बिरंगे क्या करती है वस्त्रों का धारण करती है। वो जो है बहुत सारे वस्त्रों का धारण करती है, तरह तरह के वस्त्रों का धारण करती है और बहुत ही गहनों का क्या करती है वो इस्तेमाल करती है, गहना धारण करती है। तो बहुत ही सुसज्जित
और श्रृंगारपूर्ण जनजाति है बंजारा जनजाति, बहुत ही फेमस जनजाति है मध्य प्रदेश की बंजारा जनजाति। ठीक है, तो इनकी जो जनजाति होता है ये क्या होते हैं कि कबीले के रूप में क्या करते, निवास करते। इनका जो निवास स्थान होता है, निवास जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कबीले बोलते हैं, कबीले बोलते हैं। और इनका जो प्रमुख जो मुखिया होता है, कबीले का जो मुखिया होता है उसको नायक कहा जाता है। नायक और नायिका आपने सुने होंगे, तो नायक इनका जो होता है मुखिया होता है। किस जनजाति का मुखिया नायक कहलाता है, तो ये भी याद रखना है कि बंजारा जनजाति का मुखिया को नायक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में पहले क्या होता था कि यह जो जनजाति जो थी वो सामानों को जो है बैलों पर लाद कर कोसों दूरों जो तक के क्या करती थी, अपना चलने का कार्य करती थी। यानी कि आपके गाँव में अधिकांश देखने को मिलेगा, शहरों में से गांव की ओर या गांव से शहरों की ओर जो पलायन करती है, तो यह जनजाति क्या करती कि बैलों पर अपना सामान को लाद कर या कोसों मील पैदल चलते हैं। और जहां भी शाम होती है वहां पर या क्या कर लेते हैं, अपना डेरा डाल देते हैं, ताल तंबू डालकर क्या करते हैं, वहां पर अपना निवास स्थान ग्रहण करते हैं। तो यह जनजाति है बंजारा जनजाति। और यह जनजाति के पास में क्या होता है कि इनके पास में पशुओं की संख्या अधिकांश होती है, तो पशु पालन सर्वाधिक करते हैं। यानी पशुपालन जो है, पशुपालन कौन सी जनजाति सर्वाधिक करती है, तो बंजारा जनजाति सर्वाधिक पशुपालन करती है। इनका मुख्य ही व्यवसाय ही है पशुपालन करना या पशुचारण करना, पशुपालन करना या पशु चराना, पशु पालन या पशु चराना इनका एक प्रकार से मुख्य पेशा है, व्यवसाय है। ठीक है ना, किस जनजाति का व्यवसाय है, तो याद रखना है ये बंजारा जाति का है। ठीक है, उसके बाद में और भी जनजाति है मध्य प्रदेश की, हम आगे चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही गंभीर रूप से आप इसको जो है नोट डाउन करते चलिएगा डियर मित्रों। ठीक है ना, उसके बाद में हम नेक्स्ट जनजाति देखते हैं बंजारा के बाद में। तो मध्य प्रदेश में नेक्स्ट जनजाति है धानुक जनजाति। नाम आपने नहीं सुना होगा तो यहाँ पर वीडियो में सुनते मिलेगा। धानुक जनजाति क्या होता है, धानुक यह मध्य प्रदेश के अधिकांश क्या होता है कि भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। भिंड मुरैना के साथ साथ में आपको उज्जैन है ना, यहाँ पर जो है धानुक जनजाति देखने को मिलेगा। भिंड मुरैना उज्जैन रतलाम झाबुआ इंदौर सतना जिलों में देखने को मिलता है। धानुक शब्द की जो उत्पत्ति है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत के एक शब्द से हुई है। ठीक है ना, संस्कृति से हुई है, धनुष्क से। ठीक है ना, धनुष्क से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। संस्कृति का एक धनुष्क से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मुख्य अर्थ होता है धनुष रखने वाला, धनुष रखने वाला, जिसका मुख्य अर्थ होता है धनुष रखने वाला, रखने वाला। इसलिए इस जनजाति को धनुष्क जनजाति या धानुक जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। इनमें जो है विवाह जो प्रचलन में होता है, तो बाल्य अवस्था या बाल्यकाल में ही यहाँ पर क्या होता है, बाल्य अवस्था में या बाल्यावस्था में ही क्या होता है कि विवाह करवा दिया जाता है। किस जनजाति के द्वारा बाल्य अवस्था में विवाह करवा दिया जाता है, तो डियर फ्रेंड याद रखिएगा कि धानुक जनजाति या धनुष्क जनजाति के द्वारा ही बाल्य अवस्था में कम उम्र में ही लड़के लड़कियों का विवाह संपन्न करवाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम मध्य प्रदेश की जनजाति पर बात करते हैं। ठीक है ना, आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, बहुत ही डिटेल और सुसज्जित रूप से आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है सौर जनजाति, मध्य प्रदेश की सौर जनजाति। ठीक है ना, अब ये मध्य प्रदेश की ये सौर जनजाति क्या है, तो ये मध्य प्रदेश के अधिकांश जो है सागर और दमोह में देखने को मिलेगी। तो सागर और दमोह जिलों में जो है यह सौर जनजाति देखने को मिलती है। और सौर जनजाति क्या होता है कि यह भवानी की पूजा करती है। इनका भी एक देवता होता है, देवता यदि बात करें तो भवानी देवता होता है। भवानी देवता के साथ में जो है दूल्हा देव भी होता है, दूल्हा देव और भवानी देव किस जनजाति का, तो सौर जनजाति। और यह कहाँ पाई जाती है, तो सागर और दमोह के जिलों में देखने को मिलेगी। उसके बाद एक नेक्स्ट जनजाति है बिंजवार, नाम सुने होंगे बिंजवार जनजाति। तो ये बिंजवार जनजाति जो कि महत्वपूर्ण है, यह मध्य प्रदेश की यह भी जो जनजाति है मध्य प्रदेश में अधिकांश बालाघाट और मंडला में पाई जाती है। तो बालाघाट और मंडला के अधिकांश जिलों में जो है बिंजवार जनजाति समूह देखने को मिलेगा। कहाँ पर, बालाघाट और मंडला, दक्षिणवर्ती जिलों में सतपुड़ा मैकल के पठार में आपको देखने को मिलेगा। और बिंजवार जनजाति जो है द्रविडियन मूल
द्रविडियन मूल की प्रमुख जनजाति मानी जाती है बिंजवार जनजाति, और इनका जो उद्गम है, उद्गम की यदि बात करें, उद्गम तो विंध्याचल पर्वतमाला से हुआ है। कौन से माला से? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला से कौन सी जनजाति का उद्गम हुआ डियर फ्रेंड? तो याद रखिएगा कि बिंजवार जनजाति का उद्गम जो है विंध्याचल पर्वतमाला से हुआ है। और इनके पंचायत होती है, और पंचायत में जो मुखिया होता है उस मुखिया को पटेल के नाम से जाना जाता है। किस जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है? तो बिंजवार जनजाति के, ठीक है, या गौटिया के नाम से भी जानते हैं। गौटिया बोलो या पटेल बोलो, तो यह जनजाति में जो मुखिया होता है उसको गौटिया या पटेल के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गई मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, जिसको आपको जो है बहुत ही विभिन्न एक दिवसीय जो है एग्जाम में आपको पूछा जाता है यहाँ से सवाल, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उस पर आगे हम चर्चा करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के आदिवासी प्रमुख नृत्य समारोह है। एक तरफ में नृत्य, दूसरी तरफ में क्षेत्र आदिवासी वाला है। तो बिलमा नृत्य जो है किस जनजाति वर्ग के समूह के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा कि बिलमा जो नृत्य है वो बैगा जनजाति वर्ग के द्वारा किया जाता है। गेंडी नृत्य भी जो है गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक रीना और टीना डांस, ये अधिकांश बार पीएससी में पूछा गया था। तो पीएससी में अधिकांश बार सवाल पूछा गया कि रीना नृत्य या टीना नृत्य डांस कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो गोंड जनजाति। छेरतर नृत्य होता है जो कि मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, लड़के और लड़कियों के द्वारा। कर्मा नृत्य बहुत फेमस है जो कि गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, मंडला जिले में ज़्यादातर प्रसिद्ध है। चटकोरा ये भी नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। मटकी नृत्य जो कि मालवा अंचल का सुप्रसिद्ध है, मटकी फोड़ या मटकी नृत्य। बिनाकी नृत्य होता है जो कि भोपाल में कृषक भाइयों के द्वारा आयोजित किया जाता है, बिनाकी नृत्य। रागिनी डांस होता है, एक ग्वालियर क्षेत्र में होता है। दादर नृत्य होता है बुंदेलखंड में। और गरबा डांडिया जिसको बोला जाता है, यह निमाड़ में अधिकांश जो है गरबा व डांडिया का जो प्रचलन है निमाड़ अंचल में बंजारा जनजातियों के द्वारा देखने को मिलता है। एक सुआ नृत्य है जो कि मैकल श्रेणी में अधिकांश आपको देखने को मिला। उसके बाद में यहाँ पर जनजाति है, यहाँ पर युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो मुड़िया जनजाति के लोगों को जो युवा ग्रह है वो घोटुल प्रथा अपनाते हैं। भुइया जनजाति के लोग जो है धाग रबासा जो है यह युवा ग्रह को कहा जाता है। भारे जनजाति के युवा ग्रह को रंगभंग बोला जाता है। और उमराव जनजाति के युवा ग्रह को धूमकोरिया के नाम से कहते हैं। और मुंडा जनजाति के गति ओरा या युवा ग्रह कहा जाता है। तो यह आदिवासी के प्रमुख नृत्य और युवा ग्रह की कहानी थी। अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लाया गया था, जो कि इनको विशेष रूप से पिछड़ी होने का हक दिलाता है। उनके प्रमुख नियम कायदे से संबंधित है अत्याचार निवारण, जो कि विशेष वर्ग से, ठीक है ना, अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 1955, ठीक है ना, का यहाँ पर प्रमुख एक्ट लागू किया जाता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। चूँकि एमपीपीएससी आयोग ने विगत 2020 की जो आगामी प्रीलिम्स में जो है इस बोला चाहिए कि विषय को हटा दिया है प्रीलिम्स में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 और 1955 को हटा दिया है। ठीक है, तो हम आगे चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के आदिवासी या मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने इनके लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं लाई है। महत्वपूर्ण योजनाओं पर एक बार हम नज़र डालेंगे, दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में एससी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमुख योजना लाई गई थी सरकार के द्वारा, ठीक है ना, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए जो प्रमुख योजनाएं लाई गई थी उनमें से प्रमुख योजना है, इनमें से एक योजना होती है अरुणिमा योजना, जो कि